नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। कुकर की दूसरी सीटी बज रही है और मेरे हाथों की रफ्तार तेज हो गई है। ब्रश करते करते आनन फानन में मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर अपने ही दुपट्टे से पहुंचकर किचन की ओर भागती मैं। अभी 10 मिनट हैं। बच्चों और इन्हें उठाने में ऐसा इशारा किया घड़ी ने मुझे। अरे लो, अपना परिचय तो कराना भूल ही गई मैं इला, अर्थात इला सुशांत वर्मा। उम्र यही कोई 36-37 वर्ष। 13 और 11 वर्ष के दो प्यारे बच्चों की माँ। हाँ, समझती हूँ कि पहले पत्नी हुई फिर माँ। हर जीवन की इसी आपाधापी में पत्नी होना कुछ महसूस ही नहीं हुआ। सभी के आशीर्वाद से विवाह हुआ मेरा एक कुलीन आकर्षक युवक से। और सभी नवविवाहितों की तरह घूमने फिल्म देखने भी जाते थे ना हम। पर साड़ी और ऊंची हील पहन के मैं कभी कदम से कदम नहीं मिला पाई और धीमे चलना शायद उन्हें आता ही नहीं था। तीसरी सीटी ने वापस धरातल पर ला दिया मुझे। चाय चढ़ाकर कदम बढ़ चले सुशांत को उठाने। पानी, टॉवल और अखबार रखकर चाय का बुलावा दे दिया उन्हें रोज की तरह। और ये सुलभ और असीनता भी ना रोज इतना परेशान करते हैं ना उठने में। अभी बस निकल जाएगी तो सुशांत को इन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा और सुबह सुबह ही मूड खराब हो जाएगा उनका। उठो बेटे, चलो जल्दी करो। 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, अलसाया सा शुभम बोला और सुर में सुर मिलाती अनमनी सी असीनता भी। नहीं जाना स्कूल बस। घड़ी की ओर घूरती मान मनोहार से दोनों को उठाया और भेजा तैयार होने। फटाफट सबका टिफिन पैक किया और लग गई बेतरतीब से कमरों को संवारने। काश जिंदगी भी ऐसे ही संवर जाती। ना, ये मत सोचना कि उदास हूँ मैं या असंतुष्ट या हूँ, क्या पता। बाहर से देखने पर तो सब कुछ ठीक ही लगता है, पर भीतर से रोज कुछ दरकता सा बेआवाज। कहीं कुछ टूटता है, फिर जुड़ जाता है अपने आप और फिर चल पड़ती है जिंदगी अपनी ही रफ्तार से। 7:30 बज गए हैं। सुबह का भूचाल शांत हो गया है। इन सब के जाने से आज सुशांत को भी जल्दी जाना था किसी काम से। क्या पता क्या काम, शायद बताना भूल गए होंगे। हाथ में चाय का मग पकड़े मैं चल पड़ी अपनी तैयारी पर। बस बाई समय पर आकर सब काम कर दे तो सब संभला है। मुझे भी तो निकलना है कुछ देर में। लो, आ गई लक्ष्मी गुहार लगाती। बीबी जी, सर दर्द हो रहा है, चाय पिला दो आज पहले। समझ गई, आज फिर पति के क्रोध का निशाना बनकर आई है ये। पर कुछ कह सुनकर भी तो कोई फायदा नहीं। हमारे समाज में बहुत कुछ बस घटता है बिना कारण, बिना किसी हल। अपने हाथ का मग उसे पकड़ाया, एक डिस्प्रिन दी और नहाने चल दी मैं। समय जैसे भाग रहा है। दिन, महीने, साल सब तो गुजर गए। आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ बालों में चमकती चांदी। समय ही नहीं मिल पा रहा पार्लर जाने का। अलमारी खोलकर बरबस ही हाथ में आ गई ये गुलाबी साड़ी। कम ही पहन पाती हूँ साड़ी आजकल। इतनी अफरा तफरी में बस किसी तरह तैयार होकर निकलना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पर आज कुछ मिनट हैं मेरे पास, क्या अपने लिए। तैयार होकर आज बाल क्लच में नहीं बांधे मैंने, बल्कि एक ढीली सी छोटी करके छोड़ दी। और ये क्या, ये चांदी का ब्रेसलेट, इसे तो जैसे भूल ही गई थी मैं। आज इसे ही पहन लेती हूँ। फटाफट बिंदी, सिंदूर, घड़ी पहनकर जब बाहर निकली तो लक्ष्मी बोल पड़ी, आज क्या है बीबी जी, अच्छी लग रही हैं आप। तब एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को कहीं भूल गई हूँ मैं। आज अचानक 10 मिनट खुद को दिए तो मुस्कुराकर वापस कमरे में गई और लगाई गुलाबी लिपस्टिक और अपना पसंदीदा इत्र। ये नहीं कि रोज़ यहाँ से ट्रेन नहीं पकड़ती मैं, पर आज लोग कुछ अलग है। क्या वो गेट के पास वाला गार्ड कुछ मुस्कुराया क्या? और अखबार बेचने वाले लड़के की आंखें कुछ चमकीली है क्या आज? चलो छोड़ो, अपनी निर्धारित ट्रेन वाले कोच में चढ़ चुकी मैं और हल्की सी गर्दन हिलाकर कुछ लोगों का अभिवादन करती
कुछ अलग हूँ क्या मैं आज? तो फिर ये लोग अलग से क्यों लग रहे हैं मुझे आज? क्या बदल गया है? क्या मैं ये सामने वाली सीट पर बैठकर हमेशा अपनी किताब में खोए रहने वाले ये सज्जन आज इतने चमकत क्यों? इनकी आंखों में आज कुछ प्रशंसा का भाव है क्या? एक मौन सा संवाद रहा हमारे दरमियान, जाने क्यों। नाम नहीं जानती मैं इनका, कभी पूछा भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी। पर ये बैठते रोज यहीं हैं, शायद किसी बैंक में काम करते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में। जो किताबें ये पढ़ते रहते हैं उन्हें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आ गया मेरा स्टेशन और बढ़ चले कदम ऑफिस की ओर। समय पर हूँ मैं, असल में हमेशा ही रहती हूँ। पसंद ही नहीं देर से आना और किसी की कोई ऊंची नीची बात सुनना। अक्सर सुशांत कह उठते हैं कि क्यों इतनी जल्दी में रहती हो, अगली ट्रेन भी पकड़ो तो पहुंच जाओगी। क्या बोलूं उन्हें। खैर लिफ्ट का बटन दबाया और अपने फ्लोर पर पहुंचकर फिर चौंकी मैं, क्योंकि भोला जी बोले, हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ये भोला जी कहने को तो चपरासी है। हमारे यहाँ पर इनकी उम्र का लिहाज करके मैं इन्हें दादा या भोला जी ही कहती हूँ। अरे नहीं दादा, आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरा। मेरा ऐसा कहते ही कुछ अविश्वास से देख दिया उन्होंने मुझे, जैसे अपने मिठाई के पैसे बचाना चाहती हूँ मैं औरों की तरह। हंसकर अंदर पहुँची तो मैं सभी की नज़रों में एक लक्ष्मी, अरे मेरा मतलब है एक अच्छी लग रही हो का भाव मुझे दिखा। रीता और महक तो पीछे ही पड़ गई थी कि बता बता आज बात क्या है। लो अब तो ठीक से तैयार होकर आना भी गुनाह हो गया यहाँ। पूरे दिन एक नसों में एक अलग सी स्फूर्ति रही आज। थकान और गर्मी कुछ कम है ना आज। वापसी ट्रेन में फिर वही रोज का सा हाल, कोई संगीत सुनकर तो कोई मोबाइल में गेम खेलकर अपनी थकान मिटा रहा था और मैं रोज की तरह खिड़की से बाहर गुजरती हुई जिंदगी को देखती न जाने किस शून्य में खोई हुई थी। तभी एक अपरिचित किंतु भला सा स्पंदन हुआ जब कोई बोला, मुझे नहीं पहचानती हो ना इला। मुड़कर देखा तो आश्चर्य करने की बारी मेरी थी। वही सज्जन मुझे संबोधित कर रहे थे जो रोज के मूक सह यात्री थे। मेरे विस्मय पर शालीनता से बोले, मैं अश्विन, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर और रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों को संचालित करने में तुम्हारा सहभागी। जैसे अचानक अतीत का कोई झरोका सा खुल गया और याद आ गया मुझे मेरा वो रूप जहाँ किताबें थी, लेखन था, साहित्यिक चर्चाएं थी और समाज को सही दिशा देने में युवा के इरादे। सहसा मेरे मुंह से निकला, कितना बदल गए हो तुम। सॉरी आप। मेरा इशारा शायद उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़े चश्मे और चांदी भरे बालों की तरफ था, पर जो नहीं बदली थी वो थी उनकी उन्मुक्त वो हंसी जो संभवतः मैं 1.5 दशक बाद सुन रही थी और इतने दिनों के मूक सफ़र में कभी नहीं देखी थी। संकोच में सिमट सी गई मैं। आज गुनगुनाते हुए घर में घुसी और रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। समय की चक्की फिर अपनी सदी सदाई रफ्तार से घूम रही थी। सबके सो जाने के बाद आज पुराने एल्बम लेकर बैठ गई मैं। शादी की सभी रस्मों को फिर से जीती हुई मैं पापा मम्मी के उन शब्दों को गुन रही थी कि इतना अच्छा लड़का है, सामने से रिश्ता आया है और कोई मांग भी नहीं है उनकी। तू सबसे बड़ी है, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और शादी के बाद तेरे पढ़ाई जारी रखने से भी एतराज़ नहीं है उन्हें। रिया मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गई थी सुशांत की फ़ोटो देखकर, पर भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीरें थी कि सब सही तो होगा ना। सगाई बड़ी सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो विवाह भी हो गया देखते देखते। नए जीवन के नए सपने संजोती में कुछ विस्मित, कुछ चमत्कृत बढ़ चली एक नई डगर पर, उनके साथ कदम कदम से मिलाकर चलने की चाह में। पर बहुत जल्दी सीख लिया कि साथ नहीं चल सकूंगी मैं, क्योंकि हमारी चाल ही कुछ अलग है एक दूसरे से। शोभ
कुंठा और दर्द को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर मैंने, और समझा जीवन का सार कि जो जैसा है, जितना है, अच्छा है। यही नियति है, इसी में गति है। पंख लगे समय की उड़ान में संग उड़ चली मैं, दोनों बाहें फैलाए स्वागत करती सुलभ और अंशिता का। इस सब के बीच पढ़ना जारी रखा और शिक्षा विभाग में नौकरी भी। बस जो पीछे छूट गया वो था मेरा स्वयं, मेरे अंतर का वो व्यक्तित्व जो इला था, श्रीमती इला वर्मा नहीं। आज सोना नहीं है क्या? आंखें मलते सुशांत ने पीछे से आकर पूछा। वर्तमान में प्रवेश करती उठ खड़ी हुई मैं, इन्हें पानी का गिलास दिया और उसके बचे हुए कुछ घूंट को अपने हलक में उतारते समय ठिठकी मैं। सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं ना, मैं कोई अलग थोड़ी न हूँ। अब बहुत सी बातें होती हैं अश्विन के साथ, अतीत की, वर्तमान की और फिर से देश के भविष्य की। उसने भी अपने आदर्श समाज के सपने को अपने कुर्ते से उतार कर जिम्मेदारियों की पैंट शर्ट पहन ली। यही जीवन है, यही संसार है। पर रोज के इस सफ़र में बहुत कुछ जीने लगे थे हम दोनों। अपने इला होने का फिर से एहसास हो रहा था वो मुझे, और मैं इस सुखद एहसास में उसके साथ खुश थी, आने वाली तूफान से पूरी तरह अनभिज्ञ। जब भी गुनगुनाती या मुस्कुराते हुए कुछ काम करती तो सहसा ही सुशांत की नज़रें उठ जाती मेरी तरफ, एक विस्मय, एक प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं सक पका जाती जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेमतलब ही उनको संदेह के सांपों ने घेरना शुरू कर दिया था और मैं थी इस सब से नितांत अनजान। अब मेरे तैयार होते समय टीवी या अखबार में नहीं गिरते सुशांत, बल्कि खामोशी से देखा करते। कभी कपड़ों, कभी घड़ी, तो कभी श्रृंगार पर बोल उठते हैं, बड़े दिनों बाद पहना तुमने ये, कोई खास बात है? मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर नकार देती और वो बस देखते रहते, न जाने कितने संशय दिल में लिए। आज अचानक मुझे लेने मेरे स्टॉप पर आ गए सुशांत, और मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं। मेरा विस्मय भी अजीब लगा उन्हें, पर क्यों? चलो छोड़ो, होगा कुछ। अपने नियत कामों से फारिग होकर जब शयन कक्ष में पहुंची तो जाग रहे थे वो। कुछ इधर उधर की बातें होती रही, फिर अचानक ही बोल पड़े, और तुम्हारे स्टाफ में सब वही लोग हैं या कोई नया आया है? चौंक कर मैंने कहा, ऐसा तो कोई खास नहीं, पर जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे। फिर अपने अंदर की आशंका को दबाकर मैंने सोचा, नहीं नहीं, अब तो बदल गए हैं ये, समय के साथ परिपक्वता आ गई है। अब थोड़ी ना करवटें बदलते, सोते जागते सुबह हो गई और रोज का रूटीन शुरू। इनके चले जाने के बाद कुछ बेचैन सी रही मैं, पर नकारात्मकता को त्यागने के अपने निश्चय पर वापस आते हुए तैयार होकर निकल पड़ी अपने काम पर। आज अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे, कुछ कसमसाहट सी महसूस हो रही थी। खैर, चढ़ी अपने कोच में और रोज की तरह मुस्कुराकर अभिवादन किया लोगों का। अश्विन की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर जैसे ही बैठी, दिल जैसे निकलकर हलक में आ गया। एक अनजानी आशंका और पहचाने से दर्द ने दिल को घेर लिया। सामने से सुशांत आ रहे थे, पर मैं जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी, बस मूक पत्थर हो गई थी। इतने वर्षों बाद फिर से मेरी मनोस्थिति ने, अनजान अश्विन ने रोज की तरह बातों का सिलसिला शुरू कर दिया था, और लोगों को बीच से हटाते हुए सुशांत मेरी ओर बढ़ रहे थे। तो ये है वो, कटाक्ष के साथ मेरे बगल में बैठ गए वो। आश्चर्यचकित अश्विन बोल पड़े, माफ़ कीजिएगा, किंतु। पर उसके आगे वो नहीं। सुशांत बोले, जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी खुद की पत्नी से दो बात कर लूँ मैं। सक पकाकर चुप हो गए अश्विन, बेहद विस्मित मेरी आंखों के पानी पर जो पलकों पर ही ठहरा हुआ था।
खुद को संभाल कर दोनों का परिचय कराया मैंने, एकदम यंत्रवत मशीनी रूप से। एक ब्रेक लगा, ट्रेन रुकी और उतर गए हम दोनों अपने घर जाने के लिए। इतना गहरा सन्नाटा, किसी तूफान का अंदेशा है ये, जानती हूँ मैं, और शायद किस तूफान का है ये भी। फिर भी रोम रोम से दुआ निकल रही थी कि नहीं ईश्वर, नहीं, अब नहीं। बच्चों के सोने के बाद आज कितना डर रही हूँ मैं अपने ही कमरे में जाने से। ऐसा नहीं कि जो होने वाला है वो पहली बार है, पर फिर भी बड़े दिनों बाद है, और शायद उस भाव को जीना सहना भूल चुकी हूँ मैं। कुछ बेहद चुपते से शब्द बस रहे हैं मेरे आंसुओं में, और मैं निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी सी खड़ी हूँ कटघरे में। पता नहीं क्यों सुशांत इतना कड़वा बोलते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं अपनी ही पत्नी के प्रति। शादी के बाद लगता था कि समय के साथ मुझे समझ जाएंगे और फिर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब ठीक है हमारे बीच, बस इनका विश्वास, इनका यकीन बेहद कमज़ोर है, अकारण। शब्द कुछ नहीं कर पाते ऐसे में, और मेरे मौन को हमेशा मेरी स्वीकृति समझने का दंभ पाले हुए ये आज तक समझ नहीं आता कि पुरुष इतनी आसानी से कैसे कुठाराघात कर देता है स्त्री के चरित्र पर, उसके सम्मान पर, उसकी आत्मा पर। अपने माता पिता की अच्छी बेटी में, अपने भाई बहन के लिए उदाहरण में, अपनी तरुणाई में मैं कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुई। अपने आदर्शों पर चलते हुए अचानक 21 वर्ष की अधकच्ची उम्र में सुशांत की हो गई मैं, न सिर्फ तन से अपितु मन से भी। मन में उनके लिए रूमानी ख्याल उठते थे, पर जल्दी ही समझ गई या समझा दी गई कि कितनी कमतर हूँ मैं हर तरह से। उनके बड़े कदमों और तेज चाल से कहीं पीछे छूटती चली गई मैं, एक इंसान के रूप में, और रह गई तो एक पत्नी जो बनती बिगड़ती रही उनके हिसाब से। नस्तर से चुप जाते वो जब मुझे छत पर देखकर वो दूसरों की छतों पर जाने क्या ढूंढते, या किसी से हंसकर फ़ोन पर बात करते देख कुछ अजीब सा देखते। और हद तो तब हो जाती जब कोई मिस्ड कॉल या ब्लैंक कॉल आ जाता, जैसे मैंने ही कोई अपराध कर दिया हो। और इस सब के बीच शुलभ और अंशिता के आने से कुछ ठहराव आया था शायद, या मेरा खुद को भूल जाना ही ठहराव का कारण था। और आज जब मैंने खुद को संवारा तो वही सर्पदंश फिर से। आज तैयार नहीं हुई मैं, अपना पुराना कॉटन का सूट निकाला, बेतरतीब बालों को क्लच में समेटा, और जैसे तैसे और बहती अश्रुधारा के बीच गुलाबी लिपस्टिक पीछे डाल दी अलमारी में। ताला लगाया घर पर, और अपने कुछ खुद को पाने के इरादे पर, और नपे तुले कदमों से चल पड़ी अपनी पहचानी डगर पर। सामने खड़े हैं सुशांत, देख रहे हैं मुझे जाते हुए, संवादहीन। एक शांति है अपनी आंखों में और एक निश्चय मेरे हृदय में। चढ़ दी ट्रेन में, अभिवादन भी। अश्विन की नज़रें उठी, मुझसे टकराई, चौंकी, और एक सन्नाटा पसर गया हमारे बीच। नम हैं उनकी भी आंखें, लाचारी से, एक अजीब से अपराध बोध से जिसका उनसे कोई संबंध भी नहीं। और उनके इस अपराध बोध ने मेरे सीने के दर्द को और भी बढ़ा दिया। नज़रें फेर ली मैंने, क्योंकि अब कहना क्या और सुनना क्या। कितनी देर लगती है लबों के यूं हिलने में, एक उंगली के उठने में, और शब्दों के जहर होने में। क्यों इतनी आसानी से पुरुष किसी स्त्री के चरित्र पर हमला कर देता है। किसी भी स्त्री के लिए मूर्ख कहलाना उतना ही अपमानजनक नहीं जितना चरित्रहीन, क्योंकि चरित्र ही उसका गहना है और उसका सबसे कमज़ोर कोना, जिस पर वो कोई आघात सह नहीं कर पाती, बिखर जाती है या विद्रोही, किंतु अवश्य ही स्वयं से जुदा हो जाती है। सदियों से पुरुष प्रधान समाज में औरतों के चरित्र पर अनर्गल कुठाराघात किए गए हैं,
और समाज मूक बधिर होकर बस तमाशा देखता रहता है। अरे, जिसने सीता को नहीं छोड़ा वो इला को क्या छोड़ेगा। और दोस्त तो स्त्री का भी है, क्यों सह जाती है वे ये सब, कभी परिवार के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, तो कभी मूल्यों के नाम पर। यही सब सोच रही थी इला के अचानक अश्विन बोले, कल से मैं इस कोच में नहीं आऊँगा, या शायद इस ट्रेन में ही नहीं। यही उचित होगा शायद तुम्हारे लिए। अच्छा, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ फिर दरका, कुछ टूटा, और फिर टीस वही पुरानी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।